नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, तो अलाइनमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है, डिज़ाइन आपको पता है क्या होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये जो वर्ड है इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे आपको क्या होता है, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो आपको ये तय नहीं कि सीधा चलना है, उसके लिए आपको टर्न भी लेने पड़ सकते हैं। मतलब चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट होगा। ठीक है, तो उस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट को डिज़ाइन करना पड़ता है, वो हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ सकते हो, सर इसमें क्या डिज़ाइन करेंगे, डायरेक्शन तो चेंज करनी है। तो देखो बेटा, क्या होता है कि जब आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर प्रोवाइड कर दोगे एक कोने में, वरना गाड़ी को घूमने में बहुत दिक्कत आएगी। अब वो कर्व कैसे प्रोवाइड करना है वो डिज़ाइन स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, उस और उसके एलिवेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। तो अपन क्या करते हैं, रेडियस ऑफ द कर्व डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए ट्रांजिशन कर्व भी दिया जाता है। ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि स्ट्रेट रोड और कर्व के बीच का पोर्शन। ठीक है, आप ऐसा डायरेक्ट ऐसे नहीं कि कर्व प्रोवाइड कर दो, अदरवाइज क्या होगा, जो ड्राइवर होगा उसको जर्क महसूस होगा, हो सकता है गाड़ी ओवरटर्न कर जाए। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए आपको स्पीड पे प्रोवाइड करना है तो उससे क्या होता है, एक टेंडेंसी बनती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बाहर की तरफ गाड़ी को खींचने की। ठीक है, तो उससे भी ओवरटर्न का चांस बढ़ता है, या फिर करता है कि गाड़ी स्किड करके बाहर की तरफ जंप कर जाए रोड से। ठीक है, तो उस केस को काउंटर करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए आपको केंट प्रोवाइड करना पड़ता है। केंट मतलब हो गया राइज ऑफ द आउटर एज ऑफ रोड विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज और सेंट्रल लाइन। ठीक है, मतलब इनर लाइन और सेंट्रल लाइन के रेस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एलिवेशन या कैंट। ठीक है, सुपर एलिवेशन या कैंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन इसमें डिस्कस से करेंगे। तो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। देखिए, ये इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने अब आपको बताया कि देते ही क्यों है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, ये ऐसे घूम के जा रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो डायरेक्शन ही चेंज करनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं ऐसी जगह पे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज ऑफ द अलाइनमेंट है। ठीक है, यही आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, या डिज़ाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो जाएगा कि अपन कौन सा कर्व प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ये सिंपल कर्व से ये रिवर्स कर्व है। रिवर्स कर्व का मतलब हो गया एक बार सीधा और एक बार उल्टा कर्व है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व होते क्या हैं, हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व इज अ कर्व इन प्लेन टू प्रोवाइड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड। कि अलाइनमेंट, अपन सेंट्रल लाइन मतलब अलाइनमेंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो कर्व दिया जाता है वो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। ये इन प्लेन होता है, जो रोड का जो प्लेन होगा उसी में होगा। ठीक है, उसका ऐसा नहीं होगा कि उसका प्लेन चेंज हो जाएगा, जबकि जो वर्टिकल कर्व्स होते हैं उसमें प्लेन चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, when a vehicle traverse a horizontal curve, the centrifugal force act horizontally outward through the center of the gravity of the vehicle। अभी मैंने आपको बताया कि एक टेंडेंसी रहती है, जैसे आप अगर देखिए व्हीकल की नहीं, किसी भी वस्तु को अगर आप राउंड में घुमाओगे तो क्या होता है, उसकी टेंडेंसी रहती है बाहर की तरफ जाने की, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका आपको लोगों को छोटी क्लास में बताया गया, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक पत्थर को धागे से बांध के घुमाएंगे और जैसे ही धागा टूट जाएगा तो पत्थर बाहर की तरफ जाएगा, सेंटर में सर्किल में नहीं घूमता रहेगा। तो वो किसके कारण बाहर जाता है, कि उसकी क्या टेंडेंसी रहती है बाहर जाने की, क्यों रहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, क्योंकि उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। होता तो ये सूडो फोर्स है, अपन को पता नहीं चलता कि कहाँ लग रहा है, लेकिन ये मान के चलते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। ठीक है, अब उसकी जो वैल्यू होती है वो P विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये याद रखिएगा, P मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इन के जी या इन न्यूटन, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, फिर वहाँ उसमें आता है तो डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब हो गया टोटल वेट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल के जी में। आर, ये के जी न्यूटन में आएगा बेटा। ये जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन्स में होता है, वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन्स में होता है। के जी जो यूनिट होता है किलोग्राम, वो एक तरह से मास का यूनिट होता है। ठीक है, इसने के जी फोर्स में ले रखा है, इसने एम के एस पद्धति का यूज़ किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आर रेडियस ऑफ द कर्व मीटर में, वी स्पीड ऑफ द व्हीकल मीटर पर सेकेंड में, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, इसका वैल्यू 10 भी ले सकते हो, 9.8 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो P विल बी इक्वल टू ऑलवेज डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, अब यहाँ से एक रेशो निकल के आता है। देखिए, इसने ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक डायग्राम बना रखा है कि देख ऐसा होता है जिसकी बेस विड्थ बी है,
तो देखिए उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बाहर अंदर की तरफ, जिसकी उसकी जो टेंडेंसी रहेगी उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, या यूँ कह सकते हो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, ठीक है। तो अगर ये जो व्हीकल है ये बाहर की तरफ स्किड करने की कोशिश करेगा तो क्या एफ क्या करेगा, उल्टा लगेगा, ठीक है। अब जो एच मान लीजिए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है, बी क्या इसकी बेस विड्थ है, ठीक है। तो डब्ल्यू तो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ लगेगा, और जो पी है उसकी टेंडेंसी रहेगी बाहर की तरफ, एम वी स्क्वायर अपॉन जी आर, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ रेशियो निकल के आएगा, जो रेशियो निकल के आएगा वो रहेगा पी बाई डब्ल्यू। पी बाई डब्ल्यू इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और द इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। इसी से डिसाइड होता है कि व्हीकल ओवरटर्न करेगा या फिर स्किड करेगा या फिर वो सेफ साइड में रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। The centrifugal force acting on a vehicle negotiating a horizontal curve has two effects: tendency to overturn the vehicle outwards about the outer wheel और tendency to skid the vehicle laterally outwards, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बता दिया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी दो टेंडेंसी रहती है, या तो वो ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, टॉपल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे होता है ना गाड़ी पलट जाएगी। दूसरी टेंडेंसी क्या रहेगी व्हीकल की कि वो स्किड करने की कोशिश करेगा, जैसे टॉपल नहीं करेगा, जैसे कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो बिल्कुल सरफेस से चिपक के चलती है, तो वो क्या करती है स्किड भी कर सकती है, मतलब बाहर की तरफ फिसल के जा सकती है, ठीक है। तो ये दो टेंडेंसी रहती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो इन्हीं दोनों टेंडेंसी को अपन को काउंटर करना है, ठीक है। तो काउंटर करने के लिए अपन पी बाई डब्ल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ रहेगा। पी बाई डब्ल्यू मतलब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। उसका जो वैल्यू रहता है वो वी स्क्वायर अपॉन जी आर रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ओवरटर्निंग इफेक्ट, अगर ओवरटर्निंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा, देखिए ओवरटर्निंग होता है ना, जैसे अगर किसी भी रोटेशन होता है तो वो मोमेंट के कारण होता है, ठीक है कि नहीं। अब द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग विल ऑक्यूर्स व्हेन पी एच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई टू, ठीक है। पी एच मतलब इसने मोमेंट लिया है किसी इनर व्हील के आउटर व्हील के रेस्पेक्ट में। देखिए ओवरटर्न जो करेगा वो आउटर व्हील के अबाउट करेगा, क्योंकि जो आउटर व्हील होगा वह एज ए हिंज एक्ट करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो पिछला डायग्राम में मैं थोड़ा सा उसको दिखा देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। वो जो ओवरटर्निंग होगी वो इस टायरेंट बी के कारण होगी ओवरटर्निंग, ठीक है। तो जो ओवरटर्निंग मोमेंट लगेगा वो लगेगा पी इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्टेंस, पी इंटू एच। और जो रजिस्टिंग मोमेंट होगा, स्टेबिलिटी मोमेंट होगा, वो रहेगा बी डब्ल्यू इंटू बी बाई टू, क्योंकि ये जो होगा वो हाफ विड्थ पे लगेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी बी बाई टू, यस और नो, ठीक है। तो जो मोमेंट होगा वो हो जाएगा पी बाई एच, और जो यहाँ से आएगा बी बाई टू, ठीक है। इसी को इसने आगे बताया, लिख के बताया, ठीक है। तो इसमें है कि जो पी एच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई टू, इस कंडीशन तक तो ओवरटर्न करेगा नहीं, जैसे ही पी बाई एच का मान डब्ल्यू बी बाई टू से ज़्यादा हो जाएगा तो वो ओवरटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो पी एच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई टू, और वेन पी बाई डब्ल्यू, जैसे ये जो रेशियो दे रखा है, तो पी बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू बी बाई टू एच। दिस मीन दैट देयर इज अ चेंज डेंजर ओवरटर्निंग व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो when the centrifugal ratio p by w और v square by gr attains a value b by h to h। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू तो फिक्स है, क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे और v पे, किसी कर्व के लिए इतनी स्पीड पे उसका रेशियो इतना आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई व्हीकल है उसका बेस विड्थ तो फिक्स रहता है, हाइट का फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे कोई छोटी मारुति कार है उसके लिए तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो नीचे रहेगा, और मान लीजिए कोई ट्रक वगैरह है उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहेगा, तो एच का मान चेंज हो सकता है। तो जैसे ही पी बाई डब्ल्यू का मान इस मान से ज़्यादा, वी स्क्वायर अपॉन जी आर का मान बी बाई टू एच के मान से ज़्यादा हुआ तो वो ओवरटर्न कर जाएगा, यस और नो, ठीक है। यानी पी बाई डब्ल्यू का जो मान आएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर वो फिक्स है, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे ज़्यादा हुआ तो वो ओवरटर्न कर जाएगा, यस और नो, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। फिर आता है स्किडिंग के लिए। तो देखिए स्किडिंग जो पी होना चाहिए वो एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए मतलब फ्रिक्शन फोर्स और एफ बी मतलब रजिस्टिव फोर्स आता है ना, जैसे ए और बी जो दो पहिए उन दोनों पे फोर्स लग रहा हो टोटल, वो एफ इंटू डब्ल्यू के बराबर होगा। एफ मतलब फ्रिक्शन फैक्टर और डब्ल्यू मतलब टोटल वेट, ठीक है।
तो सिंस P विल बी इक्वल टू एफ डब्ल्यू, द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो P बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के। अब लेटरल जो फ्रिक्शन आता है उसकी वैल्यू 0.15 रहती है, ये आपको पता है, अपने मान के चलते हैं, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन रहता है उसका वैल्यू 0.35 से 0.4 के बीच में रहता है, ठीक है, ये वैल्यूज है। In other words, when the centrifugal ratio attains a value equal to the coefficient of lateral friction, there is a danger of lateral skid. Thus, to avoid overturning and lateral skid of vehicle horizontal curve, centrifugal ratio should always be less than b by 2h and also f, ठीक है भाई। b by 2h v स्क्वायर अपॉन जी आर का मान b by 2h से भी लेस देन होना चाहिए और f से भी लेस देन होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन आ रही है कि अगर मान लीजिए नहीं है तो पहले क्या होगा, ओवरटर्न होगा या स्किड होगा। तो ऐसा मान लीजिए कि f का मान b by 2h से कम है, तो पहले अटेंड वैल्यू किसकी करेगा, f की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्किड करेगा। और अगर मान लीजिए b by 2h का वैल्यू f से कम है, तो जो v स्क्वायर अपन जी आर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, वो पहले किसको अटेंड करेगी, b by 2h को, तो वो क्या करेगा, ओवरटर्न करेगा। इसका उदाहरण ऐसे लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला केस है स्किड का, इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है और इसकी वैल्यू मान लें 10 है, ठीक है, ऐसे हो गया। और जो p बाई डब्ल्यू है वी स्क्वायर अपॉन जी आर, उसका वैल्यू आ रहा है मान लो 4। अब अगर मान लो वो 4 से ज़्यादा बढ़ेगा तो पहले क्या आएगा, 5, तो क्या करेगा, पहले स्किड करेगा। इसी प्रकार अगर उल्टा मान ले, b बाई 2h का वैल्यू 5 मान लीजिए और f का वैल्यू 10 मान लीजिए, तो वो पहले अटेंड किसको करेगा, 5 को, तो b बाई 2h मतलब ओवरटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि thus to avoid overturning, ये हो गया, f is less than b by 2h, the vehicle would skid not overturn. If b by 2h is lower than f, then vehicle would overturn on the outer side before skidding, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है सुपर एलिवेशन। अब ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल बात, भाई ऐसे क्या टेंडेंसी रहती है और उसको कैसे काउंटर किया जाए, मतलब ऐसा फिक्स रहता है। अब अगर मान लीजिए अपन को ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्पीड आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट। तो स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे अपन, सुपर एलिवेशन देंगे, जिसको कैंट भी बोला जाता है। तो सुपर एलिवेशन क्या है, इन ऑर्डर टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल टू ओवरटर्न एंड स्किड, the outer edge of the pavement is raised with respect to the inner edge, thus providing a transverse slope throughout the length of the horizontal curve. This transverse inclination of the pavement surface is known as the super elevation or the cant. मैं आपको पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ इसकी कि इनर एज के रेस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा उठा देना सुपर एलिवेशन कहलाता है। अब उठाते क्यों है, सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या रहता है, व्हीकल की टेंडेंसी रहती है या तो वो ओवरटर्न करेगा या स्किड करेगा, ठीक है। उसके लिए अपन ने फैक्टर बता दिए b बाई 2h और f, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए वो ओवरटर्न और स्किड भी नहीं करेगा ना, तो उसकी थोड़ी बहुत टेंडेंसी रहेगी, ठीक है। आपने वी स्पीड फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, तो वो जो आउटर साइड का जो टायर है उसका वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, पहली बात तो वहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात, वहाँ पे स्पीड आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी या स्पीड लिमिटेड कर दी, उतनी स्पीड नहीं दे पा रही जितनी आपको चाहिए थी, क्योंकि हाईवेज जो एक्सप्रेस वेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, वहाँ पे स्पीड की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस केस में आउटर व्हील को वेयर एंड टेयर को कम करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए अपन क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन और कैंट, ठीक है। इसको बैंकिंग ही बोला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। सुपर एलिवेशन ई, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ। देखिए ये एक कुछ नहीं होता है, कैसे आप अगर मान लीजिए आप ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाएंगे आप, मैं आपको बताऊं, अगर ये आप ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, तो जो थीटा मान लीजिए इसको, तो ये हाइट h हो गई और ये विड्थ b हो गई हाईवे की, ठीक है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू h बाई बी विल बी इक्वल टू ई, ये होता है सुपर एलिवेशन, कैंट या बैंकिंग, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक इसको समझा रखा है कि देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर उठा रखा है ई, तो जो ई हाइट होता है वो ई इंटू बी, बेस विड्थ बी है, और ई क्या है, सुपर एलिवेशन कैंट, और बी क्या है, बेस विड्थ, और ई क्या है, आउटर एज से
इसका राइज, ठीक है। तो जब ये व्हीकल चल रहा होगा तो इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या टेंडेंसी है इसकी बाहर के जाने की। लेकिन जो ट्रैवर्स फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है, वो अंदर की तरफ आएगा, और जो सुपर एलिवेशन फोर्स होगा वो भी अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल बन रहा है और उस पर कोई व्हीकल है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, तो देखिए उसका जो वेट होएगा उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब जो जो इनर साइड में जो वेट का कंपोनेंट आएगा वो क्या करेगा, इसको रजिस्ट करेगा, किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। तो इवन प्रेशर आ जाता है दोनों टायर्स पे, इनर साइड पे और आउटर साइड पे, ठीक है। तो ये इसकी टेंडेंसी रहती है, इसी वजह से सुपर करंट या सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये एक और थोड़ा सा डायग्राम दे रखा है। अब जो सुपर एलिवेशन का कैलकुलेशन है वो अपन कल देखेंगे, अगले लैब से, अगले उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।